हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ईवीएस एनसीईआरटी पर आधारित देखने को मिलने वाली है। तो हम वही प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार ट्रेंड होते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, ऊंचा शुष्क सूखा और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा सांपों का रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग है। दोस्तों, जो ऊंचा है, सूखा है और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडे सांपों का रेगिस्तान कहा जाता है, वह हमारे देश का कौन सा भाग है। आपके ऑप्शन है शिमला, शिलांग, श्रीनगर या लेह। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि ठंडा सांपों का रेगिस्तान कहा जाता है लेह यानी लद्दाख को। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम लद्दाख की बात करें तो यह ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, क्षेत्रफल में यह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और जनसंख्या में यह सबसे छोटा है। और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी लद्दाख को कहा जाता है। और चांगपा जनजाति भी लद्दाख में पाई जाती है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है चौक पूर्णा, नाग गुम्फन, मंडाना, आरीपन। तो दोस्तों, सौराष्ट्र गुजरात में जो रंगोली बनाई जाती है या गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है, उसे कहा जाता है नाग गुम्फन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, वहीं पर अगर हम चौक पूर्णा की बात करें तो चौक पूर्णा जो शैली है कला की, यह किया जाता है उत्तर प्रदेश में। चौक पूरा जाता है उत्तर प्रदेश में। और वहीं पर दोस्तों, अगर हम मंडाना की बात करें तो यह कहाँ की चित्रकला शैली है, तो यह मंडाना जो है यह राजस्थान की चित्रकला शैली है। और हम अगर आरीपन की बात करें तो आरीपन बिहार की चित्रकला शैली है। और अगर दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अल्पना कहाँ की चित्र शैली है या रंगोली है, तो अल्पना बंगाल की रंगोली है। और एक फैक्ट जो सबसे ज़रूरी है दोस्तों, वह ये कि अगर पूछ लिया जाए कि रंगोली कहाँ पर बनाई जाती है, तो रंगोली महाराष्ट्र में बनाई जाती है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, जरावा जनजाति किस क्षेत्र या राज्य की है। जरावा जनजाति किस क्षेत्र की है, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, बी कह रहा है झारखंड, सी कह रहा है नागालैंड, डी कह रहा है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, जरावा जनजाति जो है वह पाई जाती है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जरावा के अतिरिक्त शेम्पेन जनजाति भी पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बिहार में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है वह भी आपको जानना जरूरी है। बिहार में बैगा और बंजारा जनजाति पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में थारू और बुक्सा। और दोस्तों, चांगपा जनजाति आप सभी जानते हैं लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। चौथा प्रश्न है, पर्यावरण प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है। आपके ऑप्शन है कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, बी कह रहा है उसे जांच करने के लिए, सी कह रहा है नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, डी कह रहा है उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। दोस्तों, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं जिनका आईक्यू लेवल होता है 120 प्लस, तो उन बच्चों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक लाभदायक क्या है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, किसी पौधे तथा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है संकटापन्न प्रजातियां, बी कह रहा है दुर्लभ प्रजातियां, सी स्थानीय प्रजातियां, या फिर डी विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। तो दोस्तों, जो प्रजाति जो गंभीर रूप से
विलुप्त होने का उनको खतरा है, उसे कहा जाता है संकटापन्न प्रजातियां। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, IUCN एक संस्था है जो कि रेड डाटा बुक जारी करता है और इसका मुख्यालय जो है वह स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। छठा प्रश्न है, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह है। आपके ऑप्शन है देवबंद, मेहराब, मुकरना या खत्मबंद। तो दोस्तों, चौखटी आरा शब्द यूज होता है जम्मू कश्मीर में और ये क्या है, तो ये खत्मबंद है। ये नक्काशी है जो हाउस बोट पर होती हैं और यह नक्काशी किससे की जाती है, तो यह नक्काशी की जाती है लकड़ी से। और लकड़ी कौन सी यूज की जाती है वो भी जानना जरूरी है। वह लकड़ी होती है देवदार या फिर अखरोट की लकड़ी का यूज होता है और इसे कहा जाता है खत्मबंद। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है। पशुओं के सोने का सही समय बताना है दोस्तों, तो ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बिल्ली 10 घंटे सोती है, बी कह रहा है अजगर 12 घंटे, सी कह रहा है गाय 4 घंटे और डी कह रहा है जिराफ 6 घंटे। तो दोस्तों, अगर हम बिल्ली की बात करें तो बिल्ली 10 घंटे नहीं बल्कि 12 से 16 घंटे सोती है। और वहीं पर अगर हम अजगर की बात करें तो अजगर 12 नहीं बल्कि 18 घंटे सोता है। और वहीं पर अगर हम गाय की बात करें तो गाय 4 से 5 घंटे सोती है। और अगर हम जिराफ की बात करें तो जिराफ 6 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे सोता है। और एक और है, जान लीजिए, हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। तो यहाँ पर पूछा है कि पशुओं के सोने का सही समय है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से गाय सही है, गाय 4 घंटे सोती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा EVS पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर दोस्तों पेडागॉजी का प्रश्न आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर प्रश्न हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आंसर देना है, अगर हमारा प्रश्न निगेटिव है तो निगेटिव में। यहाँ पर निगेटिव प्रश्न पूछा गया है नहीं है तो आपको उत्तर भी निगेटिव में देना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा EVS पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, बी कह रहा है छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, सी कह रहा है छात्रों के मन को भ्रमित करना, डी कह रहा है छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो यहाँ पर दोस्तों पहेली और पजल शामिल करने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रों के मन को भ्रमित करना। पहेली और पजल का उद्देश्य नहीं होता है कि छात्रों के मन को किसी भी प्रकार से भ्रमित किया जाए। अगला प्रश्न है, बावड़ी का अर्थ है। बावड़ी का क्या अर्थ है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ए कह रहा है कुआं, बी कह रहा है सीढ़ीदार कुआं, सी कह रहा है तालाब, डी कह रहा है झरना। तो दोस्तों बावड़ी का अर्थ होता है सीढ़ीदार कुआं, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों बावड़ी जो शब्द है, यह बावड़ी किस भाषा में कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कन्नड़ भाषा में। बावड़ी कन्नड़ भाषा शब्द है और सीढ़ीदार कुआं को कन्नड़ भाषा में बावड़ी कहा जाता है। और कन्नड़ भाषा में बावड़ी को और क्या कहा जाता है, तो बावड़ी को कल्याणी भी कहा जाता है। अर्थात सीढ़ीदार कुआं को बावड़ी और कल्याणी भी कन्नड़ भाषा में कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है। आपके ऑप्शन है जेंडर पूर्वाग्रह, बी कह रहा है जेंडर समता, सी कह रहा है जेंडर समानता, डी कह रहा है जेंडर निष्पक्षता। तो दोस्तों जहाँ पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जा रहा हो, जहाँ पर भेदभाव किया जा रहा हो महिलाओं में पुरुषों में, तो वहाँ पर
जेंडर पूर्वाग्रह की बात होती है तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। बी कह रहा है, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए। सी कह रहा है, केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थी की गति पर ध्यान देना चाहिए। डी कह रहा है, विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए। तो दोस्तों, एक शिक्षक और शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर अगर हम देखें डी ऑप्शन, तो यहाँ पर अनदेखा कहा गया है, तो यहाँ पर भी आपका निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर केवल दिया गया है, ये भी निगेटिव पॉइंट है। और अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ भी अनदेखा कहा गया है, तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन भी निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सबसे सही है कि पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर एक शिक्षक शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से क्या होता है? आपके ऑप्शन है, छात्र प्रतियों को बेहतर समझते हैं। बी कह रहा है, छात्र कार्यों में लगे रहते हैं तथा उनके अनुशासन में सुधार होता है। सी कह रहा है, छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है। डी कह रहा है, छात्रों के बीच भेद करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, अगर ईवीएस की कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है तो इससे क्या होता है? तो इससे ये होता है कि बच्चे सक्रिय होकर आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा कि छात्र प्रत्ययों को बेहतर समझते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सटीक और सही है। 13वां प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों, अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। और दोस्तों, अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल हमसे 18 किमी ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद समताप मंडल आता है, तो समताप मंडल की ऊंचाई जो होती है वह होती है 20 किमी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में ही पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। और दोस्तों, ओजोन दिवस की अगर हम बात करें तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाबसन का प्रयोग किया जाता है। 14वां प्रश्न है, किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है, साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि। यदि दोस्तों किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन को समझने के लिए सर्वथा उपयुक्त विधि कौन सी है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, समस्या। यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों समस्या समाधान विधि पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। 15वां प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा। दोस्तों, सलीम अली को कहा जाता है पक्षी विज्ञानी, ये आपको ध्यान में रखना है। पक्षी विज्ञानी सलीम अली को कहा जाता है। और दोस्तों, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू कश्मीर में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, एक फैक्ट और आप याद रखिए कि अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, अगर यहाँ पर जैसे पूछ लिया है राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ ले कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर आपको
जम्मू कश्मीर में टिक करना है। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य अगर पूछ लिया जाए तो आपको गोवा टिक करना है। ये फैक्ट आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है ताकि कोई कन्फ्यूजन एग्ज़ाम में आपको ना रहे। 16वां प्रश्न है, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। दोस्तों, अलवर जिला कहाँ है? तो अलवर जिला राजस्थान में है। और दोस्तों, वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, जल की बात की जा रही है तो जल दिवस भी आपको जानना जरूरी है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है, यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को कहते हैं। आपके ऑप्शन है अन्य स्थानिक प्रजाति, आक्रामक प्रजाति, स्थानिक प्रजाति या किस्टोन प्रजाति। तो दोस्तों, गिलहरी की प्रजाति कौन सी गिलहरी की? बृहत। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों, यह गिलहरी और कहीं नहीं पाई जाती, तो इसका अर्थ है ऐसी प्रजाति को कहा जाता है स्थानिक प्रजाति। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ चांगपा अपनी भेड़ें एवं बकरियां रखते थे कहलाता है। दोस्तों, चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? चांगपा जनजाति पाई जाती है लद्दाख में। और चांगपा जनजाति क्या करती है? तो यह पश्मीना शाल का निर्माण करती है। पश्मीना शाल हाथों से बनाया जाता है। और दोस्तों, चांगपा जनजाति अपने भेड़े एवं बकरियां को रखते थे, तो वह कहलाता है लेखा। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है, लहसुन के लिए वह दिखाती है। दोस्तों, एक अध्यापिका है जो सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है, तो वह लहसुन के लिए क्या दिखाती है? आपके ऑप्शन हैं बल्ब, बीज, जड़, राइजोम। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बल्ब। क्योंकि दोस्तों, जो लहसुन है उसकी आकृति, लहसुन की जो गांठ है उसकी आकृति बल्ब की जैसी होती है, इसलिए वह अध्यापिका बल्ब को दिखा रही है। 20वां प्रश्न है, सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित हैं? आपके ऑप्शन हैं शेर, गिद्ध, हाथी, बाघ। तो दोस्तों, सरिस्का एवं रणथंभौर बाघ के लिए संरक्षित है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। आज के वीडियो में बस यहीं तक। यह वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।